नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास का यह लेक्चर है। और दोस्तों इसमें लगभग 30 पेजेस हैं, तो हम लोग लगभग 4 लेक्चर में जो 4 लेक्चर होंगे, ठीक है, तो 4 लेक्चर में इस पूरे के पूरे जो आधुनिक भारत को 2 पार्ट में देखेंगे। 2 चैप्टर में होगा, ठीक है, 2 पार्टों में। और पहले पार्ट में 30 पेजेस हैं, तो 30 पेजेस को हम लोग 4 भागों में बांट कर देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ इसकी है, तो जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। देरी न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की जहाँ तक बात की जाती है और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य का विस्तार होता है वो 1757 से 1947 तक माना जाता है, ठीक है। अब यहीं से सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, मुग़ल साम्राज्य का विघटन होता है, मुग़ल साम्राज्य के पतनोन्मुखी परिस्थितियों का तथा मराठों की। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मुग़लों की विपरीत स्थितियाँ, ठीक है, उनका मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था होता है, उसी के साथ में मराठे जो होते हैं वो भी कमज़ोर स्थिति में रहते हैं। अंग्रेज़ों को भारतीय राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने का उपयुक्त अवसर दिया जाता है। भाई, कहीं ना कहीं देश में अगर जो लोग हैं, व्यक्ति हैं और जो शासक हैं, अगर वही कमज़ोर स्थिति में होंगे तो चीज़ें दिक्कत में आएंगी। और बाहरी व्यक्ति जैसे अंग्रेज़ हैं या अन्य शक्तियां जो भारत में आती हैं, जैसे पुर्तगाली है, डच है, डेन है, पहले ही वापस लौट चुकी होती हैं। और फ्रांसीसी गवर्नर रुपले रहते हैं, ये अंग्रेज़ों के समक्ष कुछ समस्या के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बाद में आधिपत्य जो होता है वो अंग्रेज़ों का ही माना जाता है, ठीक है। 1740 से 1765 के बीच में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़े जाते हैं। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के भारत से अपना विस्तार समेटने के लिए विवश कर दिया, और बंगाल विजय ने उनके भारत के कब्जे पर मंसूबों को यथार्थ रूप में बदलने तथा भारत में शक्ति के प्रसार का संसाधन उपलब्ध कराया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में अब देखते हैं हम लोग अंग्रेजी विस्तार की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। 1767 से 1769 तक चलता है। और तालीकोटा के निर्णायक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य रहता है, उसका अंत हो जाता है, ठीक है। उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से एक मैसूर राज्य प्रथम था, ठीक है, प्रमुख था। देखिए, यह युद्ध जो होता है अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम माना जाता है, कि मतलब कहीं न कहीं वो बिल्कुल आक्रामक नीति को अपनाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल स्मिथ ने किया था। हैदर अली ने मंगलौर पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मद्रास तक पीछे धकेल दिया था। ये कार्य किए जाते हैं हैदर अली के द्वारा, ठीक है। अंततः 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसके मध्य बीच में, ठीक है, लास्ट में मद्रास की संधि होती है, और जिसके एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया जाता है, और वायदा किया जाता है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और इस स्थिति को वे एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपसे मेंस में प्रश्न जो चलेंगे, ठीक है, कि जैसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विस्तार के बारे में पूछा जाएगा, कुछ युद्धों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति जो होती है उसके अनुसार चीज़ों को देखना है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं, 1780 से 1784 के बीच में होता है। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे 1773 में अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, ठीक है, जिससे हैदर अली ने चुनौती के रूप में ले लिया, ठीक है। पहले स्थितियां सही होती हैं, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 1773 में जो फ्रांसीसी पर कब्जे वाला एक क्षेत्र था माहे, तो माहे पर आक्रमण करके उस पर कब्जे पर ले लिया। तो हैदर अली ने इसको चुनौती के रूप ले लिया कि नहीं, अब हम तो अटैक करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके जनरल बेली को बुरी तरह परास्त करके आर्काड पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद घटनाएं क्या घटित होती हैं, चीज़ें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। 1781 में हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है और जिसने हैदर अली को परास्त कर दिया होता है। ठीक है, 1782 में हैदर के एक बार फिर अंग्रेजों को परास्त करने में सफल रहता है, लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण दिसंबर 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र होता है टीपू सुल्तान। तो ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह इसका हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। उसने 1783 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को बंदी बना लेता है और टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, परंतु इसके बाद कुछ परिणाम नहीं निकलते हैं। अंततः 1784 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य मंगलौर की संधि होती है। ये देखिए, संधियाँ भी पीटी में पूछी जाती हैं, ये काल भी पूछा जाता है और किन के बीच हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, मेंस में आपको चीज़ें थोड़ा डिटेल में पता होनी चाहिए, जिसके द्वारा जैसे देखिए जो मंगलौर की संधि होती है, जिसके द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती है संधियों में। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अब देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य होता है और टीपू ने मराठों और निजामों के सहयोग से, टीपू सुल्तान क्या करता है, सहयोग लेता है, किसका, मराठों का और निजामों का। तो मराठों और निजामों के सहयोग से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और टीपू ने अप्रैल 1790 में ट्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्रावणकोर के एक राजा का पक्ष लेकर टीपू के विरुद्ध मोर्चा खेल दिया। ठीक है, जैसे ट्रावणकोर पर हमला किया टीपू ने, सहयोगी व्यक्ति कौन थे, मराठा और निजाम। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि ट्रावणकोर की राजा की तरफ से अंग्रेज लोग मोर्चा खोल देते। 1791 में कॉर्नवालिस ने अरिकेरा नामक स्थान पर परास्त करके टीपू को संधि करने के लिए विवश कर दिया जाता है और अंग्रेज और टीपू के मध्य में 1792 में, ध्यान रखिएगा, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसकी शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों, ठीक है, मराठा और निजाम को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब अगली चीज़ क्या है, जो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को निर्णायक सिद्ध करने के लिए टीपू ने क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में भी प्रयास करता है कि भाई अगर हमारे यहाँ देश में लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम बाहरी सहयोग भी ले लें। अंग्रेजों से मुकाबले के लिए उसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन से पत्र व्यवहार करता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना को वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मई 1799 में टीपू जो रहते हैं अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। इस युद्ध जो यह मतलब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, तो इसमें टीपू सुल्तान को परास्त करके अंग्रेजों ने फिर से अडियार वंश के एक बालक कृष्णराय को मैसूर की गद्दी पर बिठा देते हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजों की भी नीतियां थी कि ये खुद नहीं बैठते थे, पीछे से काम करते थे। अतः मैसूर पर सहायक संधि थोपकर उसने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अब अगला जो युद्ध देखा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, तो अब अंग्रेज लोग मराठों से भी लड़ते हैं जाकर। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो होता है 1775 से 1782 के ईस्वी के बीच में होता है। 1772 में क्या होता है कि माधवराव की मृत्यु के बाद में गद्दी के लिए मराठों के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है और अंततः क्या होता है, नाना फडणवीस की सहायता से माधवराव द्वितीय पेशवा बन जाते हैं। और 1775 में क्या होता है, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य एक संधि होती है जिसको सूरत की संधि कहा जाता है। इस संधि द्वारा रघुनाथ राव ने क्या करते हैं, सालसेट का द्वीप तथा बेसिन का बंदरगाह अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ कार्य किए जाते हैं और इसके बाद में क्या होता है कि घटनाएं आगे बढ़ती हैं। इस संधि के परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और 1776 में नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य एक दूसरी संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेशवा माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालबाई की संधि हुई जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल
मराठा जो संघर्ष होता है उसका अंत हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का जो अंत होता है वो सालबाई की संधि 1782 के तहत होता है। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि अगली घटना होती है, इस संधि की द्वारा अंग्रेजों को सालसेट के अतिरिक्त वे क्षेत्र भी लौटाने पड़े जो अंग्रेजों ने पुरंदर की संधि में प्राप्त किए थे। साथ ही रघुनाथ राव और अंग्रेजों ने माधव राव द्वितीय का अधिकार जो है पेशवा पद के लिए स्वीकार कर लिया। तो ये कुछ बातें होती हैं इस संधि के माध्यम से। अब देखिए अगला जो संघर्ष आता है, युद्ध होता है, वो होता है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1803 से 1806 के बीच में होता है। 1800 ईस्वी में पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़वाने के लिए षड्यंत्र रचवाने लगते हैं। तो ये भी एक चीज़ें, कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद क्या घटनाएं चलती हैं कि बाजीराव के षड्यंत्रों के फलस्वरूप होलकर ने, ठीक है, होलकर ने 1801 ईस्वी में पूना पर आक्रमण कर देते हैं और सिंधिया व पेशवा की संयुक्त सेना को परास्त कर देते हैं। बाजीराव द्वितीय भागकर बेसिन में शरण लिया और 1802 में अंग्रेजों के साथ में एक बेसिन की संधि होती है या बसीन की संधि होती है। ठीक है। अगली घटना क्या होती है कि मराठों के लिए बसीन की संधि जो होती है वो बहुत ही अपमानजनक थी और अतः भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। गायकवाड़ तथा होलकर इस युद्ध में अलग रहे थे। वेलेजली तथा लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके उन्हें संधि के लिए विवश किया था। ठीक है। तो मराठों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि मानी जाती है। ठीक है। अब 17 दिसंबर 1803 को विवश होकर भोसले ने अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि की थी। ठीक है। और इस संधि के द्वारा कटक और वर्धा का पश्चिमी भाग अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती हैं। 1804 में अंग्रेजों और होलकर के मध्य युद्ध होता है और अंग्रेजों ने युद्ध में दबाव बनाकर होलकर को संधि करने के लिए विवश कर देते हैं। 15 दिसंबर 1805 को अंग्रेजों और होलकर के बीच राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में, जिसके द्वारा होलकर को अपने अनेक प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। अब आप लोग सोच कर देखिए कि जो भी अंग्रेज लोग करते हैं हर तरीके से अनेक संधियों के माध्यम से जो एक हड़प थी, राज्यों को हड़पने का, क्षेत्रों को हड़पने का कार्य किया जाता है। ठीक है। और अगली चीज़ क्या होती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो होता है तो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य में होता है और तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स होते हैं और हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों को भी चुनौती दे देते हैं। हेस्टिंग ने पेशवा को किरकी के युद्ध में तथा भोसले को सीतलवाड़ी के युद्ध में तथा होलकरों को महीदपुर के युद्ध में पराजित करते हैं। ठीक है। मतलब अंग्रेज क्या है, सभी को परास्त करते हैं और सभी को संधि करने के लिए विवश कर देते हैं। तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित करने के पश्चात हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर देते हैं और बाजीराव द्वितीय को पूना प्रदेश का विलय करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये साम्राज्य को विस्तार करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, वो चाहे मराठों के साथ में हो, वो चाहे हैदर अली और टीपू के साथ में हो। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगला जो संघर्ष देखा जाता है वो प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो संघर्ष होता है उसे आंग्ल सिख संघर्ष कहते हैं। 1845 से 1846 के बीच में यह चीज़ें चलती हैं। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल रहते हैं और 1844 में मेजर ब्रॉडफुट को पेशावर से पंजाब तक के क्षेत्र का नियंत्रण का निर्देश मिलता है और अंग्रेजी सेना ने सर ड्यूगफ ने, ठीक है, ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित करते हैं। अंग्रेजों ने सिख सेना को क्रमशः फिरोज शाह, ओलीवाल, सोवराव में पराजित करने के बाद उन्हें संधि के लिए विवश करते हैं। तो ये संधियां निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है। युद्ध किए जाते हैं, फिर उसके बाद संधियां होती हैं, उसी के माध्यम से साम्राज्य विस्तार की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो यह अंग्रेजों की नीति के तहत किया जाता है। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी झिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये आपका संघर्ष था
और 16 दिसंबर आगे घटनाएं बढ़ती हैं। 16 दिसंबर 1846 को अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य भैरोवाल की संधि हुई और इस संधि की शर्तों के अनुसार महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर जो था प्रवास सुनिश्चित कर दिया जाता है और साथ ही लाहौर का प्रशासन, ठीक है, वो आपका 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंप दिया जाता है। महारानी जिंदन को 48,000 रुपए के वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा में भेज दिया जाता है। अब देखिए द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष की बात कर लेते हैं। तो 1848 से 1849 के बीच में होता है और इसकी कुछ घटनाओं को बात कर लेते हैं कि जैसे द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष का तात्कालिक कारण जो रहता है, मुल्तान के एक सूबेदार रहते हैं मूलराज सिंह, तो इनके द्वारा विद्रोह किया जाना था। मूलराज शेर सिंह और छत्तर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए यह विद्रोह करते हैं। 13 जनवरी 1849 को क्या होता है कि अंग्रेजों और सिखों के मध्य चिलियानवाला का युद्ध होता है। कब होता है? 13 जनवरी 1849 को। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। लेकिन यह अनिर्णित रहता है युद्ध, ठीक है, इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। तो 21 फरवरी 1849 को नेपियर ने सिख सेना को गुजरात में बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है और इस युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 29 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब के विलय के बाद महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख के रुपए के वार्षिक पेंशन पर राजा जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो दिलीप सिंह को भी 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ में जहां पर जिंदन को रखा जाता है वहीं पर ब्रिटेन में इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों जैसे ही यह लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 30 पेजेस हैं, 4 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 2019 का अलग चल रहा है, 2020 का अलग चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी आप लोग, यह नंबर है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।